हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप में से सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपना इंग्लिश का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। वहीं से बीच में कई दिनों का गैप हो गया है, कुछ कार्य पड़ गए थे हमारे घर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक होगा आज का द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। बड़े सिंपल नोट्स हैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, क्लासें बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है व्हाट इज़ एन अप्रोच। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अप्रोच जो होता है दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव होता है। किस चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारे देखने का नज़रिया जो है वो क्या होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। हमें बात करनी है मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच की। याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आपको नाम से ही जैसे कि पता चल रहा होगा कि स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। किस पे बात हो रही है? स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, द वर्ड स्ट्रक्चरल इज डिलीवर्ड या ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर। ये कहाँ से आता है? ये ड्राइव्ड होता है स्ट्रक्चर शब्द से, यानी संरचना शब्द से, जिसका मतलब होता है विच मीन्स लेआउट या फ्रेमवर्क। लेआउट या फ्रेमवर्क, तो किसी चीज़ का ढांचा या जो संरचना होती है, यानी जो स्ट्रक्चरल शब्द है ये कहाँ से आया है? स्ट्रक्चरल शब्द हमारा स्ट्रक्चर शब्द से आया और इस शब्द का मतलब होता है संरचना या ढांचा मेरे भाई। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो आप बोलोगे द वर्ड स्ट्रक्चरल इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर विच मीन्स लेआउट और फ्रेमवर्क, जिसका अर्थ या तो लेआउट बोल दो या तो फ्रेमवर्क बोल दो, ऊपर का ढांचा या फिर संरचना बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये याद रखनी है कि इट्स ऑल्सो नोन एज ओरल या फिर ओरल अप्रोच। इसे ओरल या ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है? लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे। लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे आपको और याद होना चाहिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्ट मेथड था वो भी इन्हीं दोनों पे ज़्यादा फोकस करता है। इसी के साथ आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि राइटिंग और रीडिंग पे हम फोकस किस में करते हैं, तो आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भैया जो आपने पढ़ाया था उसमें हम इस पे फोकस करते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, इनमें मैक्सिमम फोकस किस पे होता है, मैं आपको सारी चीज़ें पीछे करवा चुका हूँ। आपको ध्यान से वो क्लासें ज़रूर देखनी है, ठीक है। चलिए अभी अगर हम बात करते हैं ओरल या ओरल अप्रोच के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सुनना और बोलने, यानी इसका मतलब होता है ओरल और ओरल का कि सुनना और बोलने पे इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओरल आपने ऑलरेडी नाम सुन रखा है। चलिए इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग किस पे करते हैं, मैंने आपको बताया भी। इसमें फोकस जो होता है वो हैविली ऑन स्पीकिंग एंड ओरल फ्लुएंसी या ओरल जो हमारा वोकल है उसको क्लियर करने पे इसका हमारा क्या किया जाता है? मेन फोकस किया जाता है। तो इट फोकसेस हैवली ऑन स्पीकिंग एंड ओरल फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज, यानी इसमें हमें बोलने पे फोकस करना है। इस बात को हमें याद रखना है, ये लिखा है बोलने पे। तो मौखिक प्रवाह जो हमारा होगा, यानी जो हमारी ओरल फ्लुएंसी होगी, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उस पर हमारा मेजर फोकस या हैवली फोकस होता है। आगे अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ से एक बार मेरे भाई डेफिनेशन देखिएगा कि क्या होता है। किसी शब्द को अरेंजमेंट और मीनिंगफुल करना ही स्ट्रक्चरल अप्रोच का काम होता है। तो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये बड़ी स्पेशल लाइन है मेरे भाई, याद रखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सुइटेबल पैटर्न टू मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी किन्हीं चीज़ों को हम ऐसे इस तरीके से रखें, अरेंजमेंट करें कि उनका एक मतलब निकले। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं एक चीज़ समझा सकता हूं। मैंने लिखा भैया घर राम जाता, तो आप बोलोगे भैया है, तो बोलोगे भैया गलत हो गया। आप इसको लिख सकते थे राम घर जाता है, पहले पे से, दूसरे पे से, तीसरे पे से, चौथे पे से। यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो होता है, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका एक कंप्लीट मतलब हमें सुनाई पड़ता है भैया, उसका एक अर्थ निकलता है सही, वही काम हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। मेरे भाई बड़े ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सुइटेबल पैटर्न टू मेक अ कंप्लीट सेंस। बात आ गई समझ में?
बोलोगे हाँ भैया, शब्दों को एक उचित क्रम या पैटर्न में रखना ताकि उनका एक सही पूर्ण अर्थ निकल सके, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। यानी हमें वही याद रखना है कि भैया अगर हमें स्ट्रक्चरल ढांचा सही करना है, ढांचा मतलब हमने क्या पढ़ा, लेआउट और फ्रेमवर्क पे जो काम किया जाता है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच पे किया जाता है, और स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। बस बात ख़त्म, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बेसिक अगर हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो आपको भी पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इससे हमारा एक सेंस बनता है कर्ता क्रिया कर्म के द्वारा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिस पे हम चीज़ों को लिखते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ही रॉट अ लेटर, तो आपको पता है ये एक सही संरचना है, इसका एक पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। क्या मेरे भाई कि उसने एक पत्र लिखा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकल आएगा मेरे भाई अगर देखोगे तो उसने एक पत्र लिखा, इसका मेरे भाई क्या निकल के आ गया, एक अर्थ निकल के आ गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूं, मैं इसको मेरे भाई ऐसे लिख दूं कि ही अ लेटर रॉट, तो आप बोलोगे भैया ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही तो मेरे भैया सब्जेक्ट होता है, लेटर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और रॉट जो है मेरे भाई वो वर्ब आ जाएगा। तो ये तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ही यहाँ गलत है तो इसका मतलब सेंटेंस का भी अर्थ गलत ही निकलेगा, इसकी संरचना भी गलत है और इसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। ना तो हम टेंस का पता कर पाएंगे, ना तो हम सेंटेंस का पता कर पाएंगे। अगले नंबर पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा मेरे भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सब में मिलता है मेरिट और डीमेरिट, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो मेरिट और डीमेरिट आप खुद से देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। सबसे पहला मेरे भाई होता है कि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट को, ये हमारे अंदर रुचि का सिद्धांत जगाता है, सीखने की इच्छा जगाता है। ये आप दोनों में लिख सकते हो, सिचुएशनल अप्रोच के साथ भी और स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ भी। और बाकी ये जो सीखने का सिद्धांत है, ये हमारी जितनी भी लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी अप्रोचेस होते हैं, ये सब के लिए सेम वर्क करता है। ये वाली आप मेरिट सब में लिख सकते हो। उसके बाद एम्फसाइज करता है लर्निंग बाय प्ले, खेल कर सीखने को भी हमारे भाई ये बढ़ावा या जोड़ देता है। ठीक है, अच्छी बात है। एक्शन चेंज मेक द क्लास लेवली, ये क्लास को जीवंत रखता है, जिंदा रखने की कोशिश करता है, अगर अगले नंबर में मेरे भाई हम बात करें तो यहाँ में मिल जाएगा एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो TLM होता है, इसका अधिक उपयोग कक्षा को रोचक बनाता है। क्या करता है, कक्षा को रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। अगले नंबर पे अगर हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा दोष और हानियाँ क्या होती हैं। दोष और हानियों में होता है कि इट इज़ सुइटेबल फॉर लोअर क्लासेस ओनली, ये हमारा केवल लोअर क्लासेस के लिए ही इम्पोर्टेंट में आता है, ज़्यादा हायर क्लास में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिक हम जो स्ट्रक्चर सीखते हैं बनाना वो लोअर क्लास प्राइमरी लेवल पे ही सीख लेते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे जब हम सीख चुके हैं तो फिर ऐसा तो है ना, हम 12th में जा करके सेंटेंस सीख रहे कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे रखा जाएगा, फिर वर्ब की फॉर्म कौन लगाएंगे, तो ये सारे टेंस वगैरह तो हम लोग प्राइमरी क्लासेस में ही सीख लेते हैं। दूसरे नंबर पे होल चैप्टर और लेसन्स कैन नॉट टॉट यूजिंग दिस अप्रोच, पूरा का पूरा अगर हम चैप्टर पढ़ने की बात करें, यानी होल चैप्टर का मतलब कंप्लीट चैप्टर अगर हम सोचें कि हम इसी अप्रोच से पढ़ेंगे तो मेरे भाई एकदम गलत हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर हम इसके द्वारा नहीं पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम कुछ पैटर्न्स को, कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी टॉट यूजिंग दिस अप्रोच, पूरा का पूरा चैप्टर इसके द्वारा पढ़ना संभव नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ट्रेन टीचर जो है आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मीनिंगफुल सिचुएशन, इसके लिए जो शिक्षक होते हैं वो हमें कैसे चाहिए होते हैं, ट्रेंड टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सिचुएशन। जब टीचर ही हमारा ट्रेंड होगा तभी तो वो हमको एक पूर्ण रूप वाली चीज़ें, पूर्ण स्थिर चीज़ें सिखा पाएगा, मीनिंगफुल अर्थफुल चीज़ें सिखा पाएगा। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की ही आवश्यकता होती है, इसमें कोई फालतू टीचर सिखा नहीं सकता है। इसके बाद अगर मैं अगले नंबर पे बात करता हूँ मेरे भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच प्रोज एंड पोएट्री थ्रू दिस अप्रोच, इसके द्वारा अगर आप बात करें तो गद्य और पद्य साहित्य को पढ़ाया नहीं जाता है, गद्य और पद्य साहित्य को नहीं पढ़ाया जाता है। इसके द्वारा हम आपको क्या सिखाते हैं, केवल और केवल स्ट्रक्चर सिखाते हैं, मीनिंगफुल कैसे आपको चीज़ें लिखनी है वो सिखाते हैं। इसी के साथ में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा फालतू का कूड़ा नहीं है, बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें नहीं है, एकदम बेस्ट टॉपिक, बेस्ट तरीका, बेस्ट नोट्स आपको अप्रोच के यहाँ पे
जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रोवाइड कराए गए हैं। तो याद रखिएगा कि आपने कई सारी क्लासें देखी होंगी, कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, पर जो चीज़ आप यहाँ से सीख के जाओगे उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।